हेलो बुल ट्रैकर। दोस्तों, ये वीकेंड काफ़ी इवेंटफुल रहा और कई सारी खबरें हमें वीकेंड्स में सुनने को मिली। कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिली, कुछ बुरी खबरें भी सुनने को मिली। तो एक-एक करके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसका आप पर, हम पर और मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ी खबर जो बाज़ार में आई, वो है टैरिफ से रिलेटेड। आप सबने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा। तो यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ट्रम्प टैरिफ्स को इल्लीगल घोषित कर दिया। तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। हमें पता था कि इसके बाद ये कि कोर्ट में केस चल रहा है, इसके खिलाफ लोगों ने केसेस फाइल किए, कई सारे केसेस कि ये टैरिफ्स इल्लीगल हैं और हमने अपने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। और इसका फैसला एक्चुअली आप देखें तो 1 महीने पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि कोर्ट्स में होता है, तारीख पर तारीख चलती है, तो थोड़ा डिले हो गया और काफ़ी लोगों को इस बारे में पता था कि ये ओवररूल हो जाएँगे। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरीके से वहाँ के जो एक मिनिस्टर थे, ट्रम्प के एसोसिएट थे, वो कंपनीज़ के साथ डील कर रहे थे कि आपका टैरिफ का रिफंड हो जाएगा। इसके बारे में हमने वीडियो में बात भी किया था। तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसका बाज़ार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये जो जजमेंट आया है, इसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, वो है ये रिफंड्स को लेके और इंडिया पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको लेके। तो पहली चीज़ तो ये कि जो टैरिफ्स इन्होंने कलेक्ट किया, 175 बिलियन डॉलर्स, उसका क्या होगा? क्या उसे रिफंड करना पड़ेगा? क्योंकि कई कंपनीज़ ने रिफंड्स लेने के लिए जो है केस डाला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो क्या होगा अगर ट्रम्प गवर्नमेंट को 175 बिलियंस का रिफंड करना पड़ा? तो ये तो बहुत बड़ा एक फिस्कल मेस यूएस में बन जाएगा। वहाँ के मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करेगा और वहाँ के जो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड रेट्स घटेंगे, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसलिए बाज़ार भी अगर आप देखेंगे, तो ना तो वो बहुत पॉज़िटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, ना नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। और ऐसी संभावना है कि ये शायद आगे और लीगल बैटल्स में जाए। अब जो दूसरा जो कन्फ्यूजन है इसको लेकर कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक हमारी ट्रेड डील साइन हुई नहीं है और अब ट्रम्प ने क्या किया है कि उन्होंने 10% फिर 5% यानी 15% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, यानी कि सब पर अप्लाई होगा। ओके? तो बट ये जो 15% है, हम जानते हैं कि ये 150 दिन तक ही रह सकता है, इसके बाद उन्हें फिर से कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अब प्रश्न ये है कि इंडिया कितना टैरिफ देगा। ओके, सो दो एस्टिमेट्स हैं, एक तो 15% टैरिफ देना पड़ सकता है और एक 15 प्लस 3.4 यानी कि 18.4 देना पड़ सकता है। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। ट्रम्प का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि इंडिया के लिए कुछ नहीं बदला है, वैसे का वैसा रहेगा। और मैं उसकी बात को सच इसलिए मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि भाई अब तो टैरिफ हम देंगे नहीं क्योंकि आपके कोर्ट ने इलीगल कर दिया। किसी को बोलना चाहिए, हमें क्लैरिटी देना चाहिए। और ऐसा भी खबरें आई हैं कि जो ट्रेड डील साइन होने वाला था, उसको डिले किया जा रहा है। तो बेसिकली टाइम बाइंग टैक्टिक्स हो रही है कि हमें कुछ बोलना भी ना पड़े। और अ, अभी वहाँ यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, वहाँ क्या होता है। तो बेसिकली टाइम बाइंग की चीज़ हो रही है, लेकिन ट्रम्प बहुत इंडिया को लेकर अभी भी बोल रहे हैं कि अ, उन्हें कुछ भी नहीं बदला है, उन्हें टैरिफ देना ही पड़ेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किया जाए और हमें बताया जाए कि क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये टैरिफ्स अब 15% तो देखो देना ही पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है, 150 दिन तक देना ही पड़ेगा। वो तो सब पे उन्होंने लगा दिया है। बट द पॉइंट इज़ कि जो उनका माल यहाँ आ रहा था, जिस पर हमने 0% टैरिफ कर दिया था, उसका क्या होगा? तो
इसको लेकर अभी हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई भी अथॉरिटी के साथ नहीं कह पाएगा कि क्या होगा। ओके, अब इसका अगर हम मार्केट्स की बात करें कि इसका मार्केट पर क्या है, तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल मैं कहूँगा, जो न्यूट्रल तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई मेजर सेल ऑफ भी नहीं देखने को मिला है, कोई बड़ी बाइंग भी नहीं देखने को मिला है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, तो इंडिया में हमारे रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि अब तो जी ऑल टाइम हाई है, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन आज थोड़ी-सी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी और आज तो मार्केट एक टाइम पर नेगेटिव में भी आता हुआ दिखा था। हालाँकि 100 पॉइंट से ऊपर का उसने गेन दिया। लेकिन अगर जब मार्केट को देखेंगे, सो 2 जो सबसे बड़े सेक्टर्स थे जिस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, आईटी और फार्मा, वो प्रेशर में रहे। आईटी तो नेगेटिव है, नेगेटिव काफ़ी टाइम से चल भी रहा है, फार्मा भी रेंज बाउंड है, ओके? सो क्लियर कट इंडिकेशन है कि भई इस डेवलपमेंट से मार्केट खुश नहीं है। और तीसरी चीज़ अगर आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन देखें तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो भी मार्केट हमें ग्रीन में होता हुआ आज दिखा, पीएसयू बैंक्स के लिए। और पीएसयू बैंक्स को यूज़ किया जा रहा है क्योंकि एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उसको मैनेज करके थोड़ा इंडेक्स को मैनेज करता हुआ दिखा जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ मार्केट्स अगर आप देखेंगे, तो वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ओके? सो ये डेवलपमेंट मार्केट के एंगल से अगर मैं जो देख पा रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, ओके? और अगर आप डेटा क्रंचिंग करेंगे तो आपको उसमें थोड़ा नेगेटिव बायस भी देखने को मिलेगा। तो अभी तक मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, ओके? सो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते, ये जो हफ्ता अभी चल रहा है, इसमें हमें और भी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। और इंडिया कितना टैरिफ देगा, मुझे लगता है कि हमें सरकार की तरफ से, किसी ऑफिशियल्स की तरफ से ये खबर का इंतज़ार करना चाहिए कि एक्चुअली अब इंडिया पर टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक डेवलपमेंट है, ये मैं मार्केट के लिए इसे न्यूट्रल मान रहा हूँ। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए। अब जो दूसरी खबर आई, जिसके बारे में मैं लगातार आपसे बात करता हूँ कि ये आईडीएफसी बैंक को लेकर, कि बैंक्स हमारे यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स बने हुए होते हैं, सब कुछ लुट जाता है, फिर खबर आती है कि जी ऐसा-ऐसा हो गया और अक्सर फिर रिटेल वाला फँस जाता है। तो 590 करोड़ की फ्रॉड की खबर आई है, आपने सुन लिया होगा। तो मैं जस्ट थोड़ा क्विकली समराइज़ कर लेता हूँ जिन भाइयों को, व्यूअर्स को नहीं पता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। तो हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ अकाउंट्स आईडीएफसी बैंक में थे और उन्होंने जब अकाउंट क्लोजिंग का एप्लीकेशन डाला, तो वहाँ पर उन्हें कुछ इर्रेगुलरिटी मिली, यानी कि जितना पैसा होना चाहिए था उतना तो उन्हें मिला दिखा नहीं। तो छानबीन की गई कि ये पैसा कहाँ गया, तो पता चला कि फ़ोर्ज्ड चेक्स का यूज़ करके इल्लीगल तरीके से वहाँ से पैसे को साइफ़न ऑफ किया गया, 590 करोड़, ओके? ऑब्वियसली इसमें कई लोगों की मिलीभगत थी, आई एम श्योर बैंक्स की भी मिलीभगत रही होगी। तो 590 करोड़ का बैंक को चूना लग गया, क्योंकि भई सरकार का तो पैसा डूबेगा नहीं, तो बैंक को ही देना पड़ेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन उठता है बैंक के प्रोसेसेस के बारे में कि किस तरीके के प्रोसेसेस थे, ये प्रश्न उठता है। साथ में देखिए ये भी उठता है कि भई सरकार क्यों एक प्राइवेट बैंक में जाकर अकाउंट खोलने की ज़रूरत है? अब इतने सारे पीएसयू बैंक्स हैं तो आपको क्या ज़रूरत थी कि जाकर वहाँ पर अकाउंट खोलना पड़े? आम तौर पर जब इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं तो ये एक रैकेट की तरह काम करता है और कहीं न कहीं इस बात को भी नकार नहीं सकते आप कि कोई न कोई सरकार की तरफ से भी इन्वॉल्व, क्योंकि उनको ही एक्चुअल प्रोसेस के बारे में पता होगा। तो एक 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 मुझे लगता है कि एक स्कैम यहाँ पर हुआ है। अब डर ये है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट के
दूसरे अकाउंट्स हैं या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के, कहीं वहाँ पर भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब सुनने में आया है कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक अकाउंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी है। अब देखिए वो भी 5% गिरा हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भई अब इन बैंक से अकाउंट्स को बंद करके दूसरे बैंक्स में मूव किया जाएगा, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो गया है। अब देखिए 590 करोड़ का इम्पैक्ट क्या होगा? तो पहली बात तो ये कि इसका जो इम्पैक्ट है, जितने भी छोटे बैंक्स हैं, उस पर देखने को मिलेगा। बड़े बैंक्स में भी हम जानते हैं, कई बैंक्स की हालत पतली है और छोटे बैंक्स पर भी अब इसका इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि अब तो कई जो रिटेल अकाउंट होल्डर्स हैं, वो भी कहीं ना सोचे मूव करने के लिए। तो बैंक ने भी कहा है कि अब हम प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। उन्होंने केपीएमजी को हायर किया है सिक्योरिटी लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये काम तो सबसे पहले बैंक को करना चाहिए। अब ये जो 500 90 करोड़ का लॉस है, ये कितना बड़ा लॉस है? तो इनका क्वार्टर 3 का प्रॉफिट ही 503 करोड़ है। ओके? सो पूरा इनका प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर एफवाई 26 में टोटल आप उनके प्रॉफिट को जोड़ें तो उसपे 20% तक का हिट पड़ेगा। ओके? तो ये बड़ा बड़ा इश्यू है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक नेगेटिव है। इसलिए दोस्तों मैं लगातार आपके साथ शेयर करता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जबकि ज़्यादातर लोग इसमें ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और ये तो एक प्रॉब्लम है। अभी दूसरी प्रॉब्लम मिस सेलिंग की है। आप जानते हैं कि बैंक वाले जो है टारगेट बेस्ड बिज़नेसेस करते हैं और मिस सेलिंग करते हैं। आरबीआई भी अभी उस पर सुनने में आया है कुछ एक्शन ले रहा है। तो ये जो पूरा बिज़नेस है ना बैंक्स का, अगर आप देखें ये टारगेट बेस्ड बिज़नेस है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। ऊपर से एक टारगेट सेट होता है, भई हमको इतना का माल बेचना है, हर महीने, हर क्वार्टर, हर हफ्ते, हर दिन और वो ऊपर से प्रोपेगेट होते-होते बैंक स्टाफ तक आ जाता है। अब भैया उसको तो अपनी नौकरी चलानी है, तो उल्टे-सीधे प्रॉमिसेस करके, मिस सेलिंग करके वो बेचते हैं। तो ये प्रैक्टिस को रुकना चाहिए और जब तक ये नहीं रुका जाएगा, तब तक बैंक्स में इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी। इधर नहीं तो उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप बैंक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, तो कम से कम पोज़ीशंस को लाइट रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, हर साल कोई ना कोई बैंक का कुछ ना कुछ कांड हमें सुनने को मिल मिल रहा है। इंडसइंड बैंक में आपने देखा, उससे पहले एक्सिस बैंक में देखा, अब आईडीएफसी बैंक जिसे कहा जाता था कि इट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, बड़े लोग इसके गुणगान गाते थे। तो अ, ब एक के बाद एक बैंकों का नंबर लग रहा है। अभी मुझे लगता है 1 साल के अंदर एक और बैंक की खबर आएगी, आप जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? हम जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, ओके? सो ये एक डेवलपमेंट है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा आज प्रेशर देखने को मिला, बड़े बैंक्स को थोड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में ये सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाएगा क्योंकि इससे बड़े-बड़े कांड हो चुके हैं। लेकिन हमें अपने एज़ एन इन्वेस्टर अपने आप को इन सब से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अब जो तीसरी डेवलपमेंट है, वो है ईरान की जो इश्यू चल रहा है, ओके? तो अमेरिका बोल रहा है हमसे डील करो, अपने आर्म्स लगा रखे हैं उसको कम करो, उसकी रीच को कम करो। बेसिकली उनका कहना है कि अपनी रीच को इतना कम कर दो कि इज़राइल तक आप मिसाइल ना मार सको। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा खतरा कि ईरान को किससे? इज़राइल को है। तो ये डील तो मानने वाला है नहीं। तो ईरान पूरी तरीके से मूड में है। अमेरिका डिले टैक्टिक्स कर रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है, काफ़ी सारा वहाँ पे बिल्डअप उन्होंने कर दिया है। सीएनएन में एक खबर आई थी कि इसी वीकेंड अटैक होने वाला है। अभी भी खबरें आई हैं कि हो सकता है अगले 2-3 दिनों में हो जाए। ऑल ऑफ अ सडन ट्रम्प ने 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में आप डिसाइड करो आपको डील करनी है या नहीं करनी है। तो इसको लेकर भी मार्केट में लगातार प्रेशर बना हुआ है। एक एस्टीमेट के मुताबिक 57% चांस है, यूएस में कई ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें इवेंट्स की यू नो एक बेटिंग टाइप का होता है कि भई ये इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
तो 57% प्रोबेबिलिटी है कि ये अटैक होगा। और अगर आप इंडिकेटर्स को देखें तो क्रूड अगर आप देखिए तो अभी भी 70 से ऊपर चल रहा है। थोड़ा कूल डाउन 71 से थोड़ा एक डॉलर कम हुआ है, बट वो अभी भी हाई है। विक्स को अगर आप देखिए, इंडिया विक्स को, वो भी 14% से ऊपर चल रहा है, जबकि हम कुछ दिन पहले 11-12 के आसपास घूम रहे थे। तो सभी इंडिकेटर्स जो हैं रिस्क वाले, वो हमें बता रहे हैं कि इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ता काफ़ी क्रूशियल होंगे मार्केट्स के लिए, क्योंकि कई सारी खबरें यहाँ पर आने वाली हैं। तो थोड़ा हमें संभल कर रहना है। साथ में जो अ, मार्च का महीना है, वो काफ़ी इवेंटफुल रहने वाला है। नया फेड चीफ आने वाला है, वो क्या करेंगे? देन जापान में रेट्स का क्या होगा? तो काफ़ी सारे इवेंट्स लाइन्ड अप हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और साथ में एक और जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है, उस पर भी नज़र बनाए रखें। वहाँ भी बहुत कुछ अंदर-अंदर चल रहा है। आई एम श्योर अगले महीने तक कुछ वहाँ से भी हमें इंटरेस्टिंग खबरें सुनने को मिल सकती हैं। तो अब आइए दोस्तों, मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि कल एक्सपायरी है और आइडियली मार्केट को आज गिरना चाहिए, गिरा भी, नेगेटिव में आ भी गया। सो पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बड़ी-बड़ी पोजीशंस बनती हैं और पीएसयू बैंक का इस्तेमाल करके मार्केट को मैनेज किया जा रहा है। ओके? सो आज का अगर हम डेटा देखें तो इसमें की हाइलाइट्स क्या हैं? पहला, विक्स गिरा नहीं है। दूसरा, अगर ये जो महीना खत्म होने वाला है फरवरी का, यहाँ आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में आ गए हैं। ओके? सो अब कल ही एक्सपायरी है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मंथ के भी जो अगर आप प्रीमियम्स को देखेंगे तो काफ़ी कम है प्रीमियम्स। ओके? तो इसलिए इंडिकेशन ये हो रहा है कि अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। साथ में अगर आप देखिए तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कोई बहुत फेवरेबल नहीं है। आज इतनी बड़ी हमारी खबर आई टैरिफ को लेकर, तो कम से कम आज ज़्यादातर सेक्टर्स को ग्रीन में होना चाहिए, ज़्यादातर स्टॉक्स को भी ग्रीन में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखा, सेक्टर्स भी ज़्यादातर प्रेशर में थे, खास करके आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मार्जिनली बेटर है, 50-50% टाइप है, तो कोई फिलहाल इंडिकेशन नहीं है। अब आगे का अगर हम मार्केट की बात करें, तो कल एक्सपायरी है, मुझे नहीं लगता कि आज इसका कोई मतलब है। मार्केट को कल मैनेज किया जाएगा, वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी और कल का दिन जाने देते हैं और फिर उसके बाद हम मार्केट की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का डायरेक्शन क्या है। एक बात तो क्लियर है कि मार्केट फिलहाल जो बुलिशनेस आनी चाहिए थी, ये जो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट और वो सब को लेकर, वो ब्रॉडर मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और जो टैरिफ से रिलेटेड स्टॉक्स है उस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए इस रैली को थोड़ा हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।